दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम में। आज हम बायोलॉजी के तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं उत्तक। आपने पिछले 2 चैप्टरों को क्वेश्चन नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं उत्तक से। पहला क्वेश्चन ELP टेक्नीशियन पूछा गया था, उत्तक क्या होता है? पूछा गया है उत्तक क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तक क्या होता है? तो उत्तक वे कोशिकाओं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे उत्तक कहते हैं। वे कोशिकाओं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे उत्तक कहते हैं। ELP टेक्नीशियन पूछा गया था 2018 क्वेश्चन। अगला उन कोशिकाओं के समूह को कि जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित, उसे क्या कहा जाता था? उसे उत्तक कहा जाती है। कब को पूछा गया था? RRB JF ग्रुप डी में भी 2 बार। अगला क्या होता है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक होता है एक संयोजी उत्तक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक, रक्त एक संयोजी उत्तक है। मुंह की परत किससे बनी होती है? तो मुंह की परत बनी होती है पपड़ीदार उपकला से, यानी स्क्वेमोस एपिथेलियम से। मुंह की परत किससे बनी होती है? तो पपड़ीदार उपकला से। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वह होता है त्वचा। त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग। और अंदर की बात करेगा तो यकृत। अंदर अंग में यकृत, सबसे बड़ा अंग त्वचा। त्वचा के नीचे और अतिरिक्त अंगों के बीच स्लैश उत्तक बनता है। मैंने किसके बीच? तो वसा उत्तक बनाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है। किससे? तो वसा उत्तक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है हड्डी। इसमें तो रक्त कहीं पर नहीं है तो हड्डी होता है संयोजी उत्तक। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? तो वो त्वचा में मौजूद होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? त्वचा में। अगला क्वेश्चन, उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाओं मैट्रिक्स से सन्निहित होती है। संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाओं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं पेशी उत्तक। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है एपिडर्मिस। RRB NTPC 2017 में पूछा गया था और 16 में शिफ्ट 3 शिफ्ट 1 स्टेट 2 में, और इस बार SSC में भी पूछा गया था क्वेश्चन। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है कौन? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संयोजी उत्तक नहीं है। स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ स्लैश संकुचन और विश्राम होता है। वो अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो वो होती है अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाती हैं तो वो एपिथेलियल उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए स्लैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो वो कौन? आयत फलक यानी क्यूबोइड। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाओं कहाँ पाई जाती हैं? किसमें पाई जाती है? तो संयोजी उत्तक। हिस्टामिन स्रावक कोशिका संयोजी उत्तक में पाई जाती है। अवकाशोत्तक यानी एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक उत्तक का नाम करता है कौन? तो त्वचा और मांसपेशियां। क्वेश्चन क्या बोला गया है? अवकाशोत्तक स्लैश के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है कौन? त्वचा और मांसपेशियां।
ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं कहाँ? तो ऊतक ग्रंथियां का निर्माण कहाँ होता है? वो वाहिका में। ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। ऊतक संवहन पुल कौन बनाते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम स्लैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अंत सभी से मिलकर बना होता है। तो वो फ्लोएम वाहिका से। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अंत सभी मिलकर बना होता है। तो क्या? फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अंत सभी से मिलकर बना होता है फ्लोएम वाहिका। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो बोलता है रकलेरनाइकमा। रकलेरेनाइकमा। निम्नलिखित में जो कौन से पौधों को बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है वो है प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करना। निम्नलिखित में कौन से पौधों को बाह्य त्वचा का कार्य नहीं होता? वो रक्त संश्लेषण करना। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया को अपनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। ऊतक में कोशिकाओं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो वो तो कोलेनेकाइमा। 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 ऊतक में कोशिकाओं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। वो कौन सा ऊतक है? तो वो है कोलेनेकाइमा। सीव ट्यूब और सह कोशिकाओं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए? पौधा भोजन के लिए। सीव ट्यूब और सह कोशिकाओं मुख्य रूप से किसके लिए संरचना के लिए उत्तरदायी होती है? पौधों के भोजन के लिए। पौधों में जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं भित्तियां मोटी होती है। वो लिग्निन। जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं भित्तियां मोटी होते वो लिग्निन। निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? तो होता है शीर्ष विभज्योतक। निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? शीर्ष विभुज का। किसके कारण स्क्लेरेकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? वो लिग्निन के कारण। किसके कारण स्क्लेरेकाइमा की कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो वो लिग्निन। निम्न से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? कब को पूछेगा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो वो हो जाएगा जाइलम। जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो वो होता है जाइलम। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो वो जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं में से बना होता है? तो वो होता है जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं में से बना है? वो जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अंतर कोशिकाओं क्षेत्र बड़ा होता है? अंतर कोशिकाओं का क्षेत्र बड़ा होता है तो होता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो वो जाता है विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। कौन सा ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो वो हो जाता है विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। पौधों के तने में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है, निम्न में से कौन सा ऊतक पाया जाता है? पाया जाता है लेटरल मेरिस्टेमिक ऊतक। लेटरल मेरिस्टेमिक ऊतक। कौन सा ऊतक कोशिकाओं को अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होता है? तो वो हो जाता है विभाज्योतक। कौन सा ऊतक कोशिकाओं को अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है? तो विभाज्योतक। कोलेनेकाइमा ऊतक की कोशिकाएं किस्म के कोनों पर मोटी होती है? वो हो जाती है सेल्यूलोज और पैक्टिन। कोलेनेकाइमा ऊतक की कोशिका किनके कोनों पर मोटी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन।
रूट टिप या शूट टिप में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो वो हो जाता है विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो वो होता है लैटरल मेरिस्टेमस। लैटरल मेरिस्टेम। अग्रस्थ मेरिस्टेम के शीर्ष पर यानी विकसित होती शाखा पर पाया जाता है क्या? तना और जड़। अग्रस्थ मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है तना और जड़। पौधों और प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। कौन सा? तो अंतःस्रावी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक। एरियोलर ऊतक के अंगों को स्थान भरता है और कौन से अंगों के सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है? तो वो एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। निम्नलिखित में से किन ऊतकों की कोशिकाएं जीवित होती है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो वो कोलेनकाइमा। निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। वो होता है विभाज्योतक। निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। होता है विभाज्योतक। कोशिकाएं मृत होती है कहाँ? तो दृढ़ ऊतक में। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है। वनस्पति ऊतक का क्या कार्य है? वनस्पति ऊतक का श्लेष परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। किसके कारण? दृढ़ ऊतक। वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। आई होप से वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।